हेलो गाइस, एजुकेशन फ्लेम में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने किया था कि कैसे टैगोर ने जो एस्से लिखा था माय स्कूल, उससे रिलेटेड हमने बात की थी। उसी के बेसिस पे टैगोर ने जो अपने एक्सपीरियंस बनाए, उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन्होंने हमें कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन दिए, यानी शिक्षा के उद्देश्य, जिसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने ये कोट अपने माय स्कूल में एस्से में भी दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसका मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देना नहीं है, बल्कि इन इन्फॉर्मेशन और इस नॉलेज का जो उनके डे टू डे लाइफ के टास्क हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने में जब वो इस एजुकेशन जो भी वो पाते हैं उस एजुकेशन का यूज़ कर पाते हैं, तो उसे हाईएस्ट एजुकेशन कहते हैं। उन्होंने जो एम्स ऑफ एजुकेशन दिए, उसका फर्स्ट मोटिव ये था कि जो बच्चा है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए, उसकी मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, कॉग्निटिव हर तरह की डेवलपमेंट उसकी पॉसिबल हो। क्योंकि जब ये चारों या पांचों मतलब जब हर तरह की डेवलपमेंट बच्चे की पॉसिबल होगी, उसके बेसिस पे ही वो एक ऐसी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी जिससे वो इनर डिसिप्लिन की जो सिचुएशन है उसको वो अचीव कर पाएगा। इनर डिसिप्लिन की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमारा जो स्कूल सिस्टम है, वो उनकी मेन 3 स्ट्रीम होती हैं, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, और इनका जो बेस होता है वो हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हैं जो कि हमें प्रोफेशनली आगे चल के प्रोफेशनली रूप से हमें स्टेबल कर पाए। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब वो प्रोफेशन को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ भी पढ़ें, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हम कोई भी टास्क करें, हमें उसमें अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अपना हमारा जो उसको हमें बनाते रहना है, जिससे क्योंकि जो अनुभव है यही चल के आगे हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारी बच्चे की जो एक पर्सनैलिटी है, उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे हमने बात की थी माय स्कूल एस्से में भी, कि जो बच्चा है उसके दिमाग में हमें डाल देना है कि जो उसके आसपास की सोसाइटी है उनमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। तो इसी पॉइंट पे वो यहाँ पे बात करते हैं कि जो बच्चा है उसका जो चाइल्डहुड है वो एकदम स्पिरिचुअल जॉय और पॉजिटिव स्पिरिट से भरा होना चाहिए। और जब हम बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देंगे कि उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, वो सोसाइटी एकदम इंजॉयबल है, तो खुद ही वो जो प्रेशर फ्री उसकी लाइफ बन ही नहीं पाएगी, जैसा कि हमारा स्कूल सिस्टम बच्चों को देता है। उसके बाद कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन वो नेशन के लिए बोलते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है हम क्यों लेते हैं। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे तो लेते हैं कि हम एक अच्छी जॉब पाएँ, एक अच्छा स्टेटस पा पाएँ, लेकिन जो एक नेशन है उसके लिए क्या होता है कि हर इंसान एजुकेशन ले रहा है ताकि वो नेशन को कुछ दे पाए, उस नेशन के लिए उसके अंदर की फीलिंग डेवलप हो पाए। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बच्चा है उसके अंदर उसके नेशन के लिए फीलिंग डेवलप हो, उसकी नेशन के लिए उसके अंदर रिस्पेक्ट डेवलप हो, वो जो नेशन है उसको भी एक पूरे होल की तरह देखे, ना कि किसी कलर के हिसाब से देखे, ना किसी फूड के हिसाब से देखे, ना किसी रिलीजन के हिसाब से देखे। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारा करिकुलम है, एजुकेशन करिकुलम, उसमें हमें इंडियन फ़िलॉसफी को इंक्लूड करना चाहिए। अब इंडियन जो फ़िलॉसफी है, इसमें हमारे एजुकेशनिस्ट थॉट्स आ जाते हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी जो इमारतें हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में ये सारी नॉलेज आ जाती है। और साथ ही साथ हाँ, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, जिसकी बात एनईपी करता है, जिसकी बात एनईपी करता है, जिसकी बात एनसीएफ करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
जिसकी बात करता है कि जो बच्चा है उसे जो भी उसकी एजुकेशन है एटलीस्ट प्राइमरी लेवल में तो उसे उसकी नेटिव लैंग्वेज में ही मिले, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि जो टैगोर है वो कहते हैं कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो बच्चे के हार्ट से कनेक्टेड है। तो इसीलिए एजुकेशन तभी वो बच्चे के हार्ट से कनेक्ट हो पाएगी जब हम उसको उसके नेटिव लैंग्वेज यानी उसकी मातृभाषा के अनुसार दें। तो इस तरह वो कहते हैं कि हमें जो हमारा करिकुलम है उसमें इंडियन फ़िलॉसफ़ी को यूज़ करना चाहिए, इंडियन फ़िलॉसफ़ी को जगह देनी चाहिए और साथ में ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिसमें हमें संगीत को जगह देनी चाहिए, आर्ट को जगह देनी चाहिए, एक्टिंग को जगह देनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो बेस है वो रियल लाइफ के फैक्ट्स और जो रियल लाइफ का नेचर है। जैसे बात हमने कई बार करी है कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि एजुकेशन भी एक सीधी लाइन की बजाय जो हमारा जो करिकुलम है कि एक सीधी लाइन हमें दे देता है कि हमें उसी को फॉलो करना है, उसकी बजाय जो हमारी नेचर है, जो हमारी लाइफ की जो नेचर है, जो उतार चढ़ाव है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि हमें जो बच्चा है उसे हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू ही नॉलेज नहीं देनी, बल्कि हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो डिफरेंट डायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू भी नॉलेज पा सके। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पार्ट्स ऑफ प्लांट है। एक बच्चा है वो एक बुक में डायग्राम बना है और उस डायग्राम में बता दिया है कि ये उसके फ्लावर है, ये उसका रूट है, ये उसका मेन पार्ट बॉडी पार्ट है, ये इसकी लीफ है, ऐसे करके। और वहीं जो एक बच्चा है वो दूसरा जो एक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डेली गार्डन में काम करता है, उसे पता है कि कौन सा प्लांट की क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन से प्लांट और ट्री में क्या डिफरेंस है, कैसे वो डिफरेंट तरह से प्लांट्स और ट्रीज़ में क्लासिफिकेशन करता है, प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करता है। तो इस तरह जो बच्चा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू नॉलेज पा रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू ही नॉलेज नहीं पाता, उसके और भी कई सोर्सेस हैं नॉलेज पाने के। तो इसलिए हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो टेक्स्ट बुक की बजाय टेक्स्ट बुक के साथ साथ और जगह से भी नॉलेज ले सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें हमें रिलीजियस फीलिंग को इंक्लूड करना है, ताकि रिलीजियस फीलिंग को डेवलप करना है। इससे वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे रिलीजियस फीलिंग से उनका कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए जिससे वो मानवता के कल्याण के बारे में सोचे, जो ह्यूमैनिटी है उनकी वेलफेयर के बारे में सोचे। यहाँ पे रिलीजियस फीलिंग से मतलब है कि जो इंसान है उनके जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसकी वेलफेयर के बारे में सोचना। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारा मेथड ऑफ एजुकेशन है वो भी जीवन की जो हमारी जो लाइफ है उसकी रियल लाइफ के कंडीशन से के बेस पर होनी चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है उसके नेचर पे होना चाहिए, उस सोसाइटी के जो रियल लाइफ कंडीशन है उसके बेस पे होना चाहिए, और जो नेचर है उसका रियल फैक्ट के बेस पर होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे हमें ऐसी एजुकेशन नहीं देनी चाहिए जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट हो, बच्चा उससे उसको कोई प्रूफ होता हुआ ना देख पाए। इसीलिए हमें जो नेचर से भी हम कुछ यूज़, जैसे मैंने प्लांट्स का एग्जांपल दिया था, तो जो बच्चा है अगर उसे बनियन ट्री और मैंगो ट्री में बताना है कि कौन सा रफ़ है और कौन सा स्मूथ, तो वो उसको टच करके, उसको फील करके वो बता सकता है कि अच्छा जो ट्री है वो उसका जो ट्रंक का पार्ट है वो रफ़ है और वहीं जो बनाना ट्री है वो स्मूथ है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो रियल फैक्ट के, जो नेचर के रियल फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे जो है उनको यूज़ करके वो मेथड ऑफ एजुकेशन में उनको यूज़ किया जाए, मतलब ऐसे एग्जांपल्स को बच्चों को टीच करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारा टीचिंग मेथड है, एक टीचर है जो उसकी पेडागोजी है या फिर जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहा है उसको बनाते समय, उसको कंस्ट्रक्ट करते समय उसे ध्यान देना चाहिए जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट को, उसकी नीड को, और जो उसकी लर्निंग के प्रति उसका जो एटीट्यूड है उसको। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो हम एक ऐसा मटेरियल
टीचर है कि ऐसा मटेरियल बना सकता है, ऐसा मेथड यूज़ कर सकता है जिससे हम जो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम जो बच्चा है उसको हम चाइल्ड सेंटर की तरह देखेंगे। और चाइल्ड जिस भी एजुकेशन में अगर हम बच्चे को चाइल्ड सेंटर में रखते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो टैगोर हैं वो कहते हैं कि जो उन्होंने जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें उन्होंने ट्रैवलिंग को बहुत एकदम बेस्ट माना है। यहाँ पे ट्रैवलिंग का मतलब एकदम बहुत बच्चों के लिए तो नहीं होता होगा कि एक दिल्ली से वो कहीं कर्नाटका जाए, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, काफ़ी सारे पेपर वर्क होते हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इसके चक्कर में इतनी बड़ी हम ट्रैवलिंग टूर या फिर टूर ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते स्कूल। हाँ, लेकिन ऐसे जैसे हमारा जो पिकनिक होता था हमारे स्कूल में, पिकनिक इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है, फील्ड विज़िट इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा है, जब वो ट्रैवलिंग के साथ कुछ सीखता है, तब वो जो बच्चा है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट वे में पढ़ पा रहा है। जैसे जब बच्चा है, जब वो बनियन ट्री को टच करेगा तो यहाँ पे वो डायरेक्ट उस बनियन ट्री को फील कर पा रहा है, उसके जो उसका स्मूथ उसका जो ट्रंक का पार्ट है स्मूथ जो है उसको वो फील कर पा रहा है। और दूसरा, वहाँ पे जो उसकी सेंसेस हैं वो बिल्कुल अवेयर होंगी, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी हैंड मूवमेंट कर रहा है, वो लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, करके सीख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो ट्रैवलिंग का टीचिंग मेथड है उसको एकदम बेस्ट माना है। उसके बाद डिसिप्लिन पे वो कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को 4 दीवारों में कैद कर दें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को 7 से लेके 1 बजे तक का एक फ़िक्स टाइम टेबल दे दें और बच्चे को सुबह से लेके शाम तक कब खाना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब क्या पढ़ना है, ये सब दे दें। उनके अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है उसका मतलब है सेल्फ इस्टीम और इंटरनल डिसिप्लिन। इसके लिए पहले इंटरनल डिसिप्लिन समझते हैं। इंटरनल डिसिप्लिन मतलब जो बच्चे है उसे पता है कि वो कौन सा टास्क कर रहा है, उस टास्क को अगर वो करता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे, उस टास्क को अगर वो नहीं करता तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ही हैं, हमें पता है कि अगर हम कभी कॉलेज नहीं जाएंगे तो उससे हमारे उस डे के जो भी हमारे लॉस होंगे वो क्या क्या होंगे। उस लॉस को हमें वापस से उस लॉस को हमें क्या कहते हैं कम करने के लिए हमें क्या क्या अपने किस फ्रेंड से नोट लेने हैं, किस टीचर की हेल्प लेनी है, तो ये सब जो है ये हमें खुद डिसाइड करना है। तो इस तरह से इसको इंटरनल डिसिप्लिन कहते हैं। बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है किसी भी काम को करने के लिए, जिसके कारण जो बच्चा है वो ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पे वो उसका सेल्फ एक्सटीम बढ़ती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद उनका एक कोट है कि यू डोंट गैदर द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर बाय प्लकिंग द पेटल्स। पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा कर सकते। ये उन्होंने डिसिप्लिन पे ही बोला है कि कैसे जो बच्चा है उसकी आप पंखुड़ियाँ तोड़कर मतलब उसकी जो लाइफ के इंटरेस्ट हैं, जो उनके लाइफ के जो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसे करना पसंद है, उसकी जो नीड है उसको आप इग्नोर करके आप उसकी जो बच्चा है उसके चाइल्डहुड को ख़त्म कर देते हैं। उसके जो चाइल्डहुड की खूबसूरती है, जो चाइल्डहुड की जो अच्छी बातें हैं, जो उसका चाइल्डहुड है जो एकदम हैप्पीनेस वाला होना चाहिए, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इतने ही एम्स ऑफ एजुकेशन पे टैगोर ने बात की थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सजेशन दें कि मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसे ही और फ़िलोसोफर्स की बात पता लग सके, उनके विचारों के बारे में पता लग सके। जैसे आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि गांधी जी की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जॉन डोई की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे, कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह हम आगे और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।